नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बेहद महत्वपूर्ण मसले पर बात होगी, एक ऐसा मुद्दा जो आज ऐतिहासिक दिन हिंदुस्तान के लिए ही नहीं दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से लेंगे। 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंचे हैं। कैबिनेट कैसी होगी, इस पर ही सबकी निगाहें हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। संभावित वो कौन से चेहरे होंगे जो थर्ड टर्म के मोदी कैबिनेट के चेहरे बन पाएंगे। बिल्कुल, तो लक्ष्मी देखिए, जैसा कि हम लगातार सुबह से ही खबरें भी पढ़ रहे थे और अब जो भागीदारी है वो लगातार तय हो रही है कि आखिर किस पार्टी को कितनी भागीदारी मिलेगी। और निश्चित तौर पर अगर आप टीडीएस की बात करें तो जो 2 पद हैं वो बिल्कुल कन्फर्म बताए जा रहे हैं कि हाँ। ये हो सकता है, जेडीयू के हो सकता है, और कई लोगों को फ़ोन भी जा चुका है, चाय पर चर्चा भी हो गई है। लेकिन क्या लगता है आपको, कॉम्बिनेशन किस तरह का रहेगा? और सबसे बड़ी बात ये कि 2019 से वो कौन से चेहरे हैं जो रिपीट होंगे? और क्या, एक बात और आपसे ये जानना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, क्या पद वही रहेगा? मतलब गृह मंत्री अमित शाह थे तो क्या वही रहेंगे? रक्षा मंत्री बिल्कुल। राजनाथ सिंह थे तो वही रहेंगे? बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि पद बदलें, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो 2019 में थे और वो 2024 में भी आप देखेंगे। रक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह को भी कॉल जा चुका है, चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। अमित शाह नो डाउट उनके लिए तो जेपी कहा ही जा नड्डा रहा भी, है। लक्ष्मी। जेपी नड्डा को लेकर ये निश्चित तौर पर एक खबर जो आ रही है वो ये है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा किया जा सकता सकता है। है। लेकिन उसके बाद सवाल ये भी खड़ा होगा कि आखिर फिर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कौन इस पर होगा? एक अलग से चर्चा का विषय होता है। हुँ। शिवराज सिंह चौहान को भी कॉल गया है। हालांकि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण को भी कॉल गया है, जो खबर बिल्कुल। सामने आई है। हुँ। और अनुप्रिया पटेल को भी कॉल पहुंचा है। तो ये वो चेहरे हैं जो 2019 के कैबिनेट में भी थे। और देखिए, एक जो मैं यहाँ विशेष तौर पर बताना चाहूँ, 2014 में जब मोदी ने शपथ ग्रहण की थी तो उनके साथ 48 कैबिनेट मंत्री मतलब चेहरे थे जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी, और ये आंकड़ा 2019 में बढ़कर 58 हो गया था। बिल्कुल। हालांकि जब कैबिनेट विस्तार हुआ, मैं पहली कैबिनेट की बात कर रही हूँ, और हुँ। जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो ये जो आंकड़ा है वो 71-72 के आसपास पहुंच गया था। तो एक इस बार कितने इतने चेहरे होंगे, क्या क्या वो संख्या ज़्यादा हो 60 सकते होगी, हैं? 65 बिल्कुल। होगी, हुँ। या फिर इससे कम होगी? कौन कौन वो चेहरे होंगे जो पहली कैबिनेट में मोदी के साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे, इसी पर सबकी निगाहें हैं। खासकर अगर हम जेडीयू की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला जो सामने आ रहा है खुशबू, ये बताया जी। जा रहा है कि 4 सांसद पर 1 मंत्री पद मिल हुँ। सकता है। इस लिहाज से 3 जो है वो जेडीयू के खाते में जाते नजर आ रहे हैं, और हुँ। बाकी के 4, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने 16 सांसद यहाँ पर जीते हैं। बिल्कुल। बीजेपी के बाद बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आप उसे देख सकते हैं, तो उनके पास 4 क्या मंत्रालय जा सकते हैं। लेकिन जो खबर थी वो ये कि 2 मंत्री चेहरे साफ हो हुँ। गए हैं टीडीपी की ओर से। और मुझे लगता है कि अगर 2 पर सहमति बन गई है नायडू की, तो नीतीश कुमार के लिए सोचने का विषय होगा कि वो भी जो है बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम होती हुई बिल्कुल। नजर और आएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात अब इस बार का जो गठन होगा मंत्रिमंडल का, उसमें नज़र इस बात पर भी होगी कि किस राज्य की भागीदारी किस तरीके से। देखिए, आने वाले समय में कई राज्यों में इलेक्शन होने हैं, अगले साल भी इलेक्शन होने हैं, तो उसको देखकर भी क्या कॉम्बिनेशन फिट किया जाएगा। और सबसे हम्म। बड़ी बात, जो मध्य प्रदेश जिसने पूरा का पूरा रिजल्ट दिया है, क्या उसकी भागीदारी और ज़्यादा बढ़ेगी? और क्या उत्तर प्रदेश की भागीदारी कम की जाएगी क्योंकि वहाँ से रिजल्ट नहीं आया है? तो ये सब तमाम चीज़ें जो वो देखने वाली बात होगी। और देखिए, चिराग हम्म। पासवान जो लगातार ये कह रहे थे, लक्ष्मी, कि मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव लड़ा था और इसलिए हम्म। हम इस तरह से लड़े थे। हाँ। लेकिन फ़ोन उनको भी गया है। तो हाँ। चिराग पासवान भी हो सकता है चेहरे हों। तो क्या कॉम्बिनेशन यंग का रहेगा? क्या अनुराग ठाकुर को जगह दी जाएगी? क्योंकि हम्म। पिछला कार्यकाल जो था उनका बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने मतलब बहुत एक्टिवली काम किया। हम्म। तो ये सारी बातें होंगी देखने लायक कि आखिरकार किससे क्या जगह मिलेगी, क्या कॉम्बिनेशन फिट किया बिल्कुल जाएगा। ठीक है, आपने इन चेहरों पर नजर रहेगी। लेकिन हाँ, चिराग पासवान को लेकर निश्चित तौर पर ये कंफर्म किया जा सकता है हुँ। कि पार्टी से एक आध 2 चेहरे और शामिल होंगे या नहीं, लेकिन चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल जीतन राम सकती है। मांझी को भी जीतन मुझे राम लगता है मांझी कि भी वो कह भी रहे हैं कि होंगे। हाँ, उनको भी जगह मिल सकती है। हुँ। लेकिन अब ये समझना होगा कि आखिर जो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी, वो इस कैबिनेट को आप किस तरीके से बिल्कुल, बनाएँगे? मतलब बिल्कुल। इसकी जो रूपरेखा होगी, जो इसका हुँ। विस्तार होगा, वो कैसे होगा? ताकि जो आपको सहयोगी दल हैं, आप वो भी नाराज़ ना नज़र आएँ। नाराज़ ना हो। बिहार की भूमिका क्या यहाँ यूपी से बड़ी नज़र आएगी? यूपी हुँ। से बड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप यूपी देखें तो पिछली बार के आंकड़े देखेंगे तो 10 से ज़्यादा यहाँ पर मंत्री हुँ। शामिल थे यूपी की ओर से। लेकिन इस बार जो चेहरे अभी तक जो नाम चर्चा में आ रहे हैं, कुल मिलाकर 4 से 5 5 चेहरे आ चेहरे रहे हैं हैं। जिनका हुँ। नाम आगे चल रहा है। तो क्या यूपी में जो घाटा हुआ है सीटों का भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका असर कैबिनेट में नज़र आएगा? इस पर भी नज़र रहेगी। और एमपी की हम बात करें, चूँकि क्लीन स्वीप यहाँ पर किया है, हुँ। तो क्या यहाँ भूमिका बढ़ जाएगी? दूसरा, दक्षिण में विस्तार की जो अपनी एक रणनीति के तहत रणनीति है लगातार चल भारतीय रही है। जनता हुँ। पार्टी की, केरल में भी एक सीट,
तो क्या वहां जिन जिन राज्यों में जो सांसद वहां पर जीते हैं, क्या उनको इस बार बहुत ज्यादा तरजीह दी जाएगी? और खासकर उन राज्यों का भी मैं खुशबू जिक्र करूंगी, चाहे आप दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, चूंकि दिल्ली में अगले साल इलेक्शन होने हैं, तो क्या इन राज्यों में बहुत ज्यादा फोकस और महाराष्ट्र की भी बात होगी लक्ष्मी, इसलिए क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन अब क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में किस तरह की जिम्मेदारी किसे, और देवेंद्र फडणवीस लगातार कई दिनों से चर्चा में है, तो आखिरकार उनका नाम भी क्यों सामने आ रहा है, किस तरह की चर्चा उनकी हुई है, ये देखना दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किस तरह का कॉम्बिनेशन फिट करेंगे, ये आने वाले समय में आपके लिए ईजी या हार्ड होगा। देखिए कोई भी नियम कानून अगर आप लाना चाहेंगे तो उसको किस तरीके से प्रतिक्रिया मिलेगी, हालांकि ये तमाम चीजें पार्टी पर डिपेंड करती हैं, लेकिन आपको अगर एक पद दिया जा रहा है तो फिर वो पद की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। तो तमाम चीजें जो है वो खुलकर अब सामने आ जाएगी, बहुत ज्यादा समय रहा नहीं है। देखिए 7:15 बजे का वक्त लक्ष्मी तय किया गया है और आज ये बड़ा समारोह होना है, लेकिन बेहद दिलचस्प है ये पूरा कॉम्बिनेशन देखना। और 2014 और 2019 से तो बिल्कुल ही अलग होगा ये। बिल्कुल 2014-19 से कैबिनेट अलग होगी और सवाल ये भी होगा कि पुराने चेहरे कितने रिपीट होते हैं, सहयोगी दलों के लोग कितने मंत्रालय सहयोगी दलों को दिए जाते हैं, नए चेहरे, युवा चेहरों को कितनी तरजीह दी जाएगी, इस पर भी रहेगा। महिलाओं और को किया सबसे था बड़ा कमलजीत फोकस शेरावत, महिलाओं पर रहेगा। कमलजीत शेरावत का नाम आ रहा है। देखिए ये पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ी थी, महाबल मिश्रा को हराया था इन्होंने, तो नाम इनका भी चर्चा में आ रहा है, जबकि पहली बार उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। हाँ, अभी बांसुरी सुराज को लेकर कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि शायद उनको भी जगह मिल सकती है। अब आप ये समझिए सुबह से शुरुआत कैसे हुई, 7:15 बजे शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी तीसरी बार। लेकिन उससे पहले वो सुबह राजघाट जाते हैं, बापू को नमन करते हैं, फिर वो अटल समाधि पहुंचते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, वॉर मेमोरियल पहुंचते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जब जिक्र होता है तो याद आता है कि 1999 से लेकर 2004 तक का जो पहला कार्यकाल किसी सरकार ने कंप्लीट किया, 2004 तक की मैं बात करूं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही थी। हालांकि 99 में आपने देखा था एक वोट से सरकार गिर गई थी, हम उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन जब गठबंधन की सरकारों का जिक्र होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी का जरूर जिक्र होता है, क्योंकि गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलना, अपनी विचारधारा को उनकी विचारधारा के साथ जोड़कर देखना, रखना, मेल करना और 5 साल के कार्यकाल को पूरा करना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रहती है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की रही थी। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र जब आप लक्ष्मी करती, वो हर मायने में थोड़े अलग भी थे, मतलब वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि थे, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने जितना देखा है और शायद आप भी मेरे साथ ये सहमत होंगी, कि उनकी रिस्पेक्ट हर व्यक्ति करता था, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, कोई भी हो, मतलब उनकी रिस्पेक्ट एक अलग था। और उस वक्त का माहौल सदन का भी बड़ा डिफरेंट सा होता था। अब थोड़ी चीजें बदली हैं, थोड़ा स्वभाव बदला है, राजनीति में तमाम चीजें बदल गई हैं, तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त का गठबंधन और अब ये गठबंधन, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने अक्सर अपने बलबूते, जो बहुमत जिसको आप कहते हैं, उसके साथ वो चले हैं, लेकिन अब ये एनडीए का बहुमत साथ में है, तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ लेकर चलना और हर राज्य को देखना, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है इस बार की कैबिनेट में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए अटल बिहारी के लिए कहा जाता है कि वो किसी के भी अजात शत्रु, वो किसी के भी शत्रु नहीं थे, पक्ष हो, विपक्ष हो, उनकी पार्टी का नेता हो, विरोधी पार्टियों के नेता कोई भी हो, हर कोई उनको सुनना पसंद करता था और हर कोई उनकी तारीफ करता था। इसलिए आप देखेंगे कई बार विपक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही उदाहरण दे देते हैं। तो उनका वो एक व्यक्तित्व जो उनका था, वो निश्चित तौर पर आज भी याद रहता है। रही बात, आपने कहा कि 2 बार से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे थे, इस बार जो है वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा झुकाव रहेगा। और मुझे लगता है कि एक अच्छे राजनेता की ये पहचान होती है कि वक्त की डिमांड और परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने रुख को थोड़ा सा लचीलापन लेकर, अगर आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बाकी करना भी चाहिए, रखना बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अब जनता ने यही दिया है आपको, अब ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, यही चीजें हैं आपके साथ, यही सर्कमस्टांसेस हैं। और अगर आप एक ही परिस्थिति के साथ चल रहे हैं तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप अप्रिशिएट किए जाएंगे बड़े फैसलों के लिए। लेकिन अब आपकी जो परिस्थितियां हैं, वो एक्चुअली परिस्थिति मिली है आपको, देश की जनता ने दी है, कि आपको सबको साथ लेकर आप कैसे चल रहे हैं, हर राज्य को आप कैसे देखिएगा। मतलब ये भी कि राजस्थान में अगर सीटें अब कम हुई हैं आपकी, तो उसे क्या मिलने वाला है, उसे किस तरह से जनप्रतिनिधि देखेंगे, या मध्य प्रदेश अपडेट आ रही है, नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। सुबह से हम बैठकों का दौर देख रहे हैं। एक और जहां अमित शाह के घर जेपी नड्डा पहुंचते हैं, दूसरी ओर रक्षा मंत्री से मिलने के लिए अनुप्रिया पटेल पहुंचती हैं। बैठकों का दौर जो है ये शुरू हो गया है। तीसरी ओर जेडीयू
के जो कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार अच्छा, के साथ जेडीयू का बैठक जिक्र कर रहे करिए हैं। लक्ष्मी, आपने भी ये खबर पढ़ी होगी केसी त्यागी वाली। केसी त्यागी केसी ने कल त्यागी कहा कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर था इंडिया का और नीतीश उनके कुमार पास, को। हाँ, नीतीश कुमार को, और उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब आप समझ लीजिए, और इसको लेकर जो है अब पूरा मतलब जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि आप सुन लीजिए, आप देखिए क्या कहा जा रहा है। तो ये बातें लेकिन हैं। कांग्रेस की ओर से देखिए हाँ। तमाम नेताओं से जब इस सवाल का जवाब पूछा गया, केसी त्यागी ने कहा कि मैं चूंकि पॉलिटिक्स में नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ इस तरीके के हमारे पास साक्ष्य हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है इंडिया गठबंधन की ओर से। अब गठबंधन के किस पार्टी के किस नेता से उनकी बात हुई है, इस पर चर्चा अलग से हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स प्रेशर है, पॉलिटिक्स, यस, क्या यही मैं ये जिक्र निश्चित कर रही तौर पर थी एक इस तरीके का कहें तो प्रमाण देने की कोशिश की जा रही है, या एक कि कहिए आपने कि एक तो हम एक मतलब बिल्डअप हमारे करने पास की कोई कोशिश की ऑप्शन जा नहीं, रही है बिल्कुल। कि देखिए पीएम पद का ऑफर मिला था, लेकिन हमने बावजूद ठुकरा इसके दिया है क्योंकि बावजूद हम इसके गठबंधन की नीति का गठबंधन की पालन कर नीति रहे का हैं। हम पालन कर रहे हैं, तो हम ये मौका छोड़ने के बाद नीतीश एनडीए का हिस्सा हुँ, है, तो इस पर भी रहेगी नजर। अब देखिए बिल्कुल। शाम 7:15 बजे का वक्त होगा जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और ये ऐतिहासिक इसलिए होगा कि पंडित नेहरू के बाद वो दूसरे देश के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो थर्ड टर्म में पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे। अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दें, तमाम पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद रहेंगे। वो पल अपने आप में ऐतिहासिक होगा। सुरक्षा के लिहाज से खास बंदोबस्त किए गए हैं। और त्रिस्तरीय, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है हाँ, लक्ष्मी कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप घरों से बाहर मत निकलिए दिल्ली में। तो मतलब आप इसके मायने समझ सकते हैं। सारी तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था जो वो मजबूत कर ली गई है, किले में तब्दील है एक तरह से दिल्ली अगर आप कहिए तो। तो इस पल का इंतज़ार रहेगा, और इंतज़ार अब इस बात का भी कि इस टर्म में मोदी किस तरीके से जो अपने सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चलेंगे, किसको क्या पद मिलेगा, किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण इस टर्म में देखना, क्योंकि पीएम मोदी ये कह रहे हैं ये टर्म बहुत खास होने वाला है, बदलाव लेकर हम आएँगे, बड़े फैसले वाले हैं। तो देखना दिलचस्प होगा, नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।